सोनम जब भी अकेली होती है वह पक्षी के साथ अपने मन की बातें करने लग जाती है। ऐसा करना बड़ा सुकून देता है। तुम्हारा मालिक बड़ा ही नेक है और समझदार है, मुझे बहुत पसंद है। क्या कभी वह अपने मन की बात कह पाएगा? वह भी तो अकेला महसूस करता होगा। क्या उसका मन नहीं करता किसी से बातें करने का? अरे बुद्धू हूँ मैं भी, कितनी पागल हूँ। बेचारी इस पक्षी से अपने मन की बातें कर रही हूँ, जिसे शायद हम इंसानों की बातें समझ ही नहीं आती। अच्छा ये बात है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दादाजी मैं खेत देख करके आता हूँ। फसल को बाजार में बेचना है। फसल पक गई होगी, तैयार थी अभी। ठीक है बेटा, जा तो रहे हो पर थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे लिए दवाई भी ले करके आनी है, ठीक है? थोड़ा जल्दी करना बेटा। आप चिंता ना करें, अगर कुछ ज़्यादा समय हुआ तो रोशन काका को कह दूंगा कि वो मेरी अनुपस्थिति में काम को संभाल लें। ठीक है बेटा, जाओ। रोहित खेत में जाकर देखता है कि फसल तो बर्बाद हुई पड़ी है। वह बड़ा दुखी होता है। पता नहीं भगवान को हमसे क्या दुश्मनी है। जब भी कभी हमारे साथ अच्छा होने वाला है तभी कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बेटा रोहित, बड़े परेशान दिखाई देते हो। देखो बेटा, भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। सभी के खेतों के साथ ही ऐसा हुआ है। सभी की फसल बर्बाद हो गई है। बेटा थोड़ा धैर्य रखो, जल्दी ही अच्छे दिन भी आएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता है, हमारे भी दिन बदलेंगे बेटा। नहीं काका, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। हम तो बर्बाद हो गए हैं। दिल छोटा ना कर बेटा। ऐसा भी क्या, भगवान सब अच्छी करेंगे। काका जी, घर और ज़मीन दोनों गिरवी थे। पिताजी और माँ तो एक्सीडेंट में, आपको पता ही है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था। सेठ जी से भी ज़मीन के लिए पैसे ले रखे हैं। ज़मीन गिरवी रखी हुई है। बाद में सेठ जी के साथ एक इकरारनामा भी हो रखा है, जिससे आधी फसल की कीमत हर बार उसे देनी होती थी, अन्यथा वह ज़मीन कब्जे में ले लेगा। बेटा सच में यह बहुत ही बुरा हुआ। पैसा भी लग गया और माँ बाप भी ना रहे। बड़े दुख के दिन दिए हैं भगवान ने। ऐसा कहकर रोशन काका भी वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद रोहित भी परेशान सा होकर वहां से चला जाता है। देखो रोहित, अब मुझसे सहन नहीं होगा। तुम पहले ही 2 साल से पैसे कम दे रहे थे। कभी फसल के कम होने का बहाना बनाते थे, कभी घर में बीमार होने का बहाना। और अब मुझे पता चला है कि फसल तो बर्बाद हो गई है तुम्हारी। तो अब ये ज़मीन और वह घर दोनों ही मुझे खाली चाहिए। अब मैं ज़्यादा सहन नहीं करूँगा। जी हमें थोड़ा सा और समय दे दो। मैं दिन रात मजदूरी करूँगा और आपके पैसे लौटा दूँगा। अब आप बताओ, हम बगैर घर के कहाँ जाएंगे? दादाजी भी मेरे साथ ही रहते हैं। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ लेके जाऊँगा उन्हें? तुम जाओ जहन्नुम में, मुझे इससे क्या। ऐसे दया दिखाता रहा तो मेरा तो दिवालिया निकल जाएगा। कल तो खेत घर सब खाली होना ही चाहिए, नहीं तो मेरे आदमी धक्के मार के निकाल देंगे। ध्यान रखना। सेठ जी, थोड़ी सी मेहरबानी कर दो, हम पैसे लौटा देंगे। बड़े आए पैसे लौटाने वाले। यह सब कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। रोहित और दादाजी कोई भी हल न निकल पाने के कारण घर से जंगल की तरफ चल ही रहे होते हैं कि रोहित बेटा, चलते चलते बहुत देर हो चुकी है। मैं थक गया हूँ, तू भी आराम कर ले। यहाँ से कुछ ठंडी बयार भी आ रही है। लगता है नज़दीक ही पानी भी है। यहाँ बैठता हूँ और तुम थोड़ा सा पानी ले आना। ठीक है दादाजी, आप थोड़ा आराम कर ले, मैं अभी आता हूँ। रोहित इधर उधर घूमकर देखता है कि पास में एक तालाब है। इस तालाब में जैसे ही पास में वह देखता है कि नजदीक ही एक पक्षी डूब रहा होता है। रोहित उस पर दया करके उसे बचाता है। आपने मुझे बचाया, आपका धन्यवाद। अरे, तुम यहाँ पर नहाने आए थे क्या? अरे नहीं, मैं तो इस जंगल में अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता। मैं अपने माँ बाप के साथ उड़ना सीख रहा था
और इस घने जंगल में बिछुड़ गया और फिर इस तालाब में गिर गया। ठीक है, मैं यहाँ पे पानी लेने आया था अपने दादाजी के लिए और अब मैं लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रोहित अपने दादा के लिए पानी लेकर जाता है और जंगल में हुई सारी घटना उन्हें बताता है। इसके बाद वो जंगल से शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। शहर में सड़क के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। एक दिन उनकी झोपड़ी के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और इसमें से एक सुंदर सी लड़की और उसके फादर निकलते हैं। डैडी, यह पक्षी बड़ा सुंदर है, आप मुझे दिलवा दो ना। बोलो, इसका क्या दाम लोगे? तुम किस्मत वाले हो, मेरी बेटी को ये पक्षी पसंद आ गया है। तुम्हारे दिन बदल सकते हैं। बताओ तुम कितना पैसा लेना चाहोगे इस पक्षी का? साहब, हम गरीब आदमी हैं, बस एक दूसरे से प्यार कर जिंदगी बसर कर लेते हैं। यह पक्षी मेरा मित्र है और मित्र का कोई दाम नहीं होता। तुम्हारी भावनाओं को तो हम समझते हैं, लेकिन हम भी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। ज़रा तुम भी तो बताओ, कितना मांगते हो? नहीं सेठ जी, कोई कीमत नहीं, बस हमें माफ़ कीजिएगा। अगर हम ज़बरदस्ती पर आ गए तो? नहीं डैडी, ऐसा सही नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि इसके दादा और इसको पक्षी के साथ घर ले चलते हैं। ठीक है बेटी, बताओ तो अब चलोगे भाई? दादाजी बहुत बूढ़े हो गए हैं, वैसे भी खाने पीने को कम ही मिल रहा है, और फिर यहाँ पर अकेले जंगल के किनारे। अच्छा है कि इन सेठ के साथ ही चल पड़े। ठीक है सेठ जी। सेठ अकेले ही अपनी बेटी के साथ एक आलीशान मकान में रहते थे। सेठ की पत्नी किसी दूसरे देश में किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। दादाजी सेठ के गार्डन में माली का काम करते हैं और रोहित गाड़ी सीख सेठ मिस्टर सक्सेना और सोनम के ड्राइवर का काम करने लग जाता है। अब वह सोनम के द्वारा ली गई पर्सनल स्टडी क्लासेस में पढ़ना लिखना भी सीख जाता है और मिस्टर सक्सेना के साथ रहकर बिजनेस के तौर तरीके भी सीख जाता है। सोनम जब भी अकेली होती है वह पक्षी के साथ अपने मन की बातें करने लग जाती है। ऐसा करना बड़ा सुकून देता है। तुम्हारा मालिक बड़ा ही नेक है और समझदार है, मुझे बहुत पसंद है। क्या कभी वह अपने मन की बात कह पाएगा? वह भी तो अकेला महसूस करता होगा। क्या उसका मन नहीं करता किसी से बातें करने का? अरे बुद्धू हूँ मैं भी, कितनी पागल हूँ। बेचारी इस पक्षी से अपने मन की बातें कर रही हूँ, जिसे शायद हम इंसानों की बातें समझ ही नहीं आती। अच्छा, ये बात है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रमेश काका, डिनर जरा जल्दी लाना, एग्जाम टाइम है, पढ़ाई करनी है मुझे जल्दी से। ठीक है बिटिया, सब तैयार है, बस जल्दी ही लगा रहा हूँ। रमेश तैयार डिनर को लगाने वाला ही होता है कि उससे पहले मिस्टर सक्सेना का सेक्रेटरी खाने में जहर मिला देता है और उसको खाने के बाद सोनम चक्कर खाकर गिर जाती है, उसका रंग नीला पड़ जाता है। रमेश मालिक को फोन कर पूरी हालात के बारे में बताता है और रोहित गाड़ी में मालिक को ले घर पहुंचता है और दोनों सोनम को हॉस्पिटलाइज करा देते हैं। अरे रोहित, सोनम को खून की ज़रूरत है भाई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनका ब्लड ग्रुप रेयर क्वालिटी का है और यह हॉस्पिटल में उपलब्ध ही नहीं है। रोहित अपना ब्लड टेस्ट कराता है और अपना ब्लड सेम ग्रुप का पाकर सोनम को डोनेट कर देता है और धीरे धीरे सोनम की तबीयत भी ठीक होने लग जाती है। ने सारा माजरा देखा था। सोनम के घर आने पर वह रोहित से बात कर अपने पीछे चलने की बात कहता है। अरे कोई डरने की बात नहीं, अब सेठ की बेटी को तो ठिकाने लगा ही चुका हूँ। जल्दी ही सेठ का भी राम नाम सत्य कर दूंगा। अब सब कुछ मेरा होगा और धंधे में जो गबन किया है उसका किसको पता चलेगा। अब कोई है ही नहीं जो इस बारे में इंक्वायरी करा सकेगा। सेठ और रोहित यह सब सुन रहे होते हैं और पुलिस को कॉल कर सेक्रेटरी को पकड़वा देते हैं। सोनम और रोहित अच्छे दोस्त बन जाते हैं, न कि एक नौकर मालिक की तरह रहते हैं। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे।
Subscribe our channel for more videos.